जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग समझते हैं आज रिट्स को। ठीक है, रिट्स यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 23 के तहत 22 के तहत यानी 22 बोल रहा हूँ मैं 32 के तहत यानी 32 के तहत जो रिट्स को इशू करता है, ठीक उसी तरीके से हमारा जो हाई कोर्ट्स हैं वो भी आर्टिकल्स 226 के तहत रिट्स इशू करता है। उसको हम लोग समझते हैं। जो आपका हेबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, प्रोहिबिशन है, को वारंटो है, सर्टिफिकेट है, ये सब जितने प्रकार का जो रिट्स है, ठीक है, इन सभी को भी समझते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए रिट्स को हिंदी में रिट्स ही बोलता है। ठीक है, इंग्लिश में भी रिट्स बोलता है, हिंदी में भी रिट्स बोलता है। तो किसी वर्ड्स का ज़रूरी नहीं है कि उसका हिंदी दूसरा हो, है ना। तो हिंदी मतलब वर्ड का कंटेक्स्ट समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे रिट्स का क्या मतलब है, रिट्स का मतलब है कि जब भी किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स एक तरीके से, है ना, एक वे से उस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करेगा। इस जो प्रोसीजर को प्रोटेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट्स उसको इशू करेगा, प्रोटेक्ट होगा उसका फंडामेंटल राइट्स, इस जो तरीका है उसी को रिट्स बोला जाता है। ठीक है, तो रिट्स का मतलब कि एक वे, एक जरिया जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी व्यक्ति का जब भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये हुआ मतलब रिट्स का। ठीक है, डेफिनेशन कहीं लिखा नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ कि ये तरीका है। जैसे हेबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, जब भी किसी व्यक्ति का वो राइट्स वायलेट होता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति अथॉरिटी को बोलता है कि भाई अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाकर काम मत करो, या तुम्हें फंक्शन परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरीके से क्या है, जो व्यक्ति का राइट वायलेट होता है वो प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है जो किसी व्यक्ति को संविधान देता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो रिट्स का मतलब है। तो ऐसे हम लोग समझते हैं। जैसे आपका आर्टिकल 32, जैसे हम आपको बताएं कि 32 के थ्रू आपका 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से रिट्स को इशू करता है, रिट्स को इशू करता है, और हाई कोर्ट 226 के तहत रिट्स को इशू करता है ताकि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, एक एक्सेप्शन से यहाँ पे, एक्सेप्शन नहीं स्टार मार्क है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 32 के तहत, है ना, 32 के जो क्लॉज 3 है या 4 है शायद, उसके तहत यानी आर्टिकल 32 के तहत किसी भी दूसरे कोर्ट्स को भी एम्पावर कर सकता है रिट्स इशू करने के लिए। मतलब हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के पास तो ऑलरेडी आर्टिकल 32 और 226 के तहत रिट्स इशू करने का पावर तो है ही है, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं, उसको भी पावर दे सकता है कानून बनाकर आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत उसको भी एम्पावर कर सकता है कि आप भी रिट्स इशू कीजिए। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कानून बना नहीं है। ऐसा कोई कानून बनाकर रिट्स इशू करने का किसी भी लोअर हाई कोर्ट्स को अधिकार दिया नहीं गया है। ठीक है, तो ऐसा कोई कानून बना नहीं, ये बात है। एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो ये मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि आर्टिकल 32 के तहत पार्लियामेंट किसी भी एनी अदर हाई कोर्ट्स को यानी कि लोअर कोर्ट्स को, किसी भी कोर्ट्स को एम्पावर कर सकता है। ठीक है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि 1950 से पहले ना, जब भी हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन मेरा लागू, अब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ 1950 में, तो उससे पहले क्या है कि 3 हाई कोर्ट्स, एक बम्बे, एक कलकत्ता और एक मद्रास, बम्बे, कलकत्ता और मद्रास, ये तीनों हाई कोर्ट क्या रिट्स इशू करता था। लेकिन अब क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशंस जितने भी हाई कोर्ट्स हैं स्टेट्स में, स्टेट्स के जुरिडिक्शंस के हिसाब से अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं। हर स्टेट्स का अपना अपना हाई कोर्ट्स है। किसी दूसरे 1-2 हाई कोर्ट्स, मतलब 2 स्टेट्स के क्लब करके एक हाई कोर्ट बनाया है, मतलब 2 स्टेट्स को एक हाई कोर्ट्स के जुरिडिक्शंस के अंदर डाला है। तो ऐसा भी है। तो ये जितने भी हाई कोर्ट्स हैं हमारे स्टेट्स में, जैसे बम्बे हो गया, आपका दिल्ली हो गया, उसी तरीके से आपका पटना हाई कोर्ट्स है, और जितने भी हाई कोर्ट्स हैं हमारे स्टेट्स में, ये सब क्या करता है, रिट्स तो इश्यू करता ही है। अब लेकिन 1950 से पहले सिर्फ 3
एक बम्बे, एक कलकत्ता और एक मद्रास। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं, एक कलकत्ता, एक बम्बे और एक मद्रास। यही 3 हाई कोर्ट्स रिट्स को इशू करता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब कोई भी हाई कोर्ट्स हैं, जितने भी हमारे देश में हाई कोर्ट्स हैं, वो सब रिट्स इशू करता है। इशू करने का मतलब, इशू मतलब राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स यूज़ किया जाता है। एक तरीका है, एक माध्यम है जिसके थ्रू किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक, तो ये हो बात। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही क्या है, आपको रिट्स को इशू करता है। सुप्रीम कोर्ट, फिर से सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही रिट्स जो इशू करता है। लेकिन हाई कोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स को तो प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन जो अदर लीगल राइट्स हैं, जैसे किसी कानून के तहत व्यक्ति के पास कोई अधिकार है, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकता है, इशू कर सकता है रिट्स को। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को ही प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रिट्स को इशू करता है, लेकिन हाई कोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स प्लस ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, लीगल राइट्स मतलब क्या कि किसी कानून के थ्रू अगर किसी अधिकार मिला है व्यक्ति को, तो उस अधिकार को भी प्रोटेक्ट करने के लिए आपका हाई कोर्ट्स है ना, आपका हाई कोर्ट्स क्या कर सकता है, इशू कर सकता है रिट्स, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ बात कि सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा ये हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा कि सुप्रीम कोर्ट किसी पर्सन्स के अगेंस्ट या किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, यानी सरकार के अगेंस्ट, अगर सरकार किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है या कोई व्यक्ति किसी पर्सन्स का ही राइट्स को वायलेट करता है, तब उस केस में सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करेगा और उस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। सरकार वायलेट करे, जैसे सरकार मान लो कि कोई कानून बना के किसी का फंडामेंटल राइट टू स्पीच है ना, बोलने का, कहने का, सुनने का, लिखने का, इसको छीने, तो सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ये हुई बात कि प्रोटेक्ट करेगा। और थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया लिखा है आगे, कि मतलब भारत का जो क्षेत्र है ना, भारत का क्षेत्र छोटा है क्या, पूरा भारत है ना, नॉर्थ से लेकर साउथ और ईस्ट से वेस्ट तक पूरा का पूरा, तो ये भारत का जो क्षेत्र है, इसके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति या सरकार किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट आराम से रिट्स इशू करेगा और फिर उस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, उसी तरीके से हाई कोर्ट से भी किसी भी पर्सन्स के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट और विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस। टी का मतलब है टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस। ठीक है, तो हाई कोर्ट्स का जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस होता है वो तो छोट होगा ना। अब हाई कोर्ट्स, अब देश में बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं है ना, सभी स्टेट्स के लिए अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं, तो सबका टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस बटा है कि भाई आपका टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका है, यहाँ से यहाँ तक आपका है। तो हर हाई कोर्ट्स का टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस अलग अलग है ना। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या है, पूरा भारत ही है, भारत में कहीं भी हो जाए तो प्रोटेक्ट करेगा। तो हाई कोर्ट्स का टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है या उसका लीगल राइट वायलेट होता है, ठीक है, तो या कोई पर्सन वायलेट करता है या कोई सरकार वायलेट करता है यानी स्टेट गवर्नमेंट वायलेट करता है, तो फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हाई कोर्ट क्या है, रिट्स को इशू करेगा और फिर उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई। तो आप बोल सकते हैं कि जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, बोल सकते हैं क्या, ये तो है ही, फैक्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस है वो बड़ा है, वो ग्रेटर है, यानी बड़ा है किसके, हाई कोर्ट्स के। हाई कोर्ट्स तो छोटा है ना, हाई कोर्ट्स क्या है, स्टेट्स के आपके ध्यान में रखकर उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस होता है। तो वहीं यहाँ पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट्स का टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस इज ग्रेटर देन हाई कोर्ट्स का टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस। ठीक है, दूसरा 5वां पॉइंट है
कि रिमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट्स, है ना। एससी में नोट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट्स जुरिडिक्शंस। कि ये क्या बोल रहा है पॉइंट, ये बोल रहा है कि आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट्स है ना। जो हमारा 6 फंडामेंटल राइट्स है वो सब उसमें से एक फंडामेंटल राइट्स ये भी तो है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। वो क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स है। 32 इज अ फंडामेंटल राइट्स है और 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट से रिट्स भी इशू करता है, ठीक है। तो 32 इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो किसी का भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होगा तो उसको प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, कि सुप्रीम कोर्ट से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, माना नहीं कर सकता कि मैं आपका फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। यही पॉइंट लिखा है कि अ रिमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज इन इटसेल्फ, अपने आप में ये फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल है। ये बात तो रिनाउंस है कि एससी में नोट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। रिफ्यूज़ टू एक्सरसाइज रिट्स जुरिडिक्शंस, अपने रिट्स जुरिडिक्शंस को एक्सरसाइज करने से मना नहीं कर सकता है। इस पॉइंट्स को थोड़ा और इलेबरेट करें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई चीज़ लिख देने के बाद थोड़ी ना काम बन जाता है। जैसे आजकल हमारे सरकार क्या करता है, सरकार कानून बना दिया और बस चुपचाप बैठ गया। सरकार को कानून बना देने से थोड़ी ना देश का सिचुएशन सुधर जाता है। कानून बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है, और जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो सरकार सुधरेगा कहाँ। तो हमारे देश में कानून की कमी नहीं है, कानून बहुत है, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होता है। जब तक उसको इम्प्लीमेंट सही से नहीं करे, है ना, उसको सही से आप तरीके से उसका क्या बोलते हैं, उसको जांच पड़ताल ना करे, उसका जो आउटपुट है उसको चेक न करे, तब तक कहाँ से मालूम चले। और मान लें कि कोई योजना लागू कर दी, अब चल रहा है नहीं चल रहा है, वो तो भगवान भरोसे मैट्रिक पास वाला खेल है। तो उसे वैसे थोड़ी ना देश चलता है। यही कारण है कि हमारे देश में इतना करप्शंस वगैरह दुनियादारी का जितना प्रॉब्लम्स हैं, यही रीज़न है। तो सरकार कानून बनाने से सिर्फ नहीं होता है, कानून को लागू भी करो और इवेल्युएट भी करो, ठीक है, कि जो हम चाहते हैं रिजल्ट वो मेरे को मिला या नहीं मिला। तो मैं क्या समझा रहा था आपको कि कानून तो हम लोग बना दिए, कॉन्स्टिट्यूशंस तो बना दिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशंस बना देने से थोड़ी ना होता है। उसमें उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें जो हम अधिकार दिए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अथॉरिटी भी तो होना चाहिए। कौन प्रोटेक्ट करेगा? वो क्या संविधान, वो बुक्स मतलब जाकर प्रोटेक्ट, वो कागज़ के पन्ना जाकर प्रोटेक्ट थोड़ी ना करेगा। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अथॉरिटी होना चाहिए, और वो अथॉरिटी क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट गारंटी देता है, सुप्रीम कोर्ट गारंटी देता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो मैं खड़ा हूँ, प्रोटेक्ट करूँगा ही करूँगा, ठीक है। ये बात है। तो यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट टेम्पू को ये स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा नॉइज़ होता है तो प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन फिर भी मैं हालांकि 1 बजे रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर भी नॉइज़ होता ही है। तो फिर भी दिन में तो ऐसा ही नॉइज़ होता है, क्योंकि बगल में थोड़ा सा रास्ता है, चलता वलता है, खूब चलता है। तो इस वजह से मैं सोचता हूँ कि रात में ही वीडियो रिकॉर्ड करूँ ताकि नॉइज़ कम से कम हो। अब हर चीज़ अपने हाथ में तो नहीं होता ना, अपने हाथ में सब कुछ कंट्रोल करने के तो नहीं होता, मतलब अपने आप में सब कुछ कंट्रोल नहीं होता है ना। तो ठीक है, चलो फिर भी चलिए, कोई बात नहीं। तो जो आर्टिकल 32 है अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल और एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। वो बोलता है आपके पास संवैधानिक उपचार के अधिकार है। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगा तो आप डायरेक्ट जाइए सुप्रीम कोर्ट के पास और गुहार लगाइए कि हुजूर देखिए, मेरा आपका अथॉरिटी या कोई पर्सन मेरा फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहा है या किया है, ठीक है। ये बात। दूसरा कि जो रिमेडी आपको मिला है आर्टिकल 226 के तहत, जो हाई कोर्ट से देता है,
वो हाई कोर्ट्स के डिस्क्रिशन के ऊपर है, उसके विवेक के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट्स के विवेक के ऊपर है, यानी सुप्रीम कोर्ट्स के हाई कोर्ट्स के मन के ऊपर है कि आपका फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे या ना करे, रिट्स इशू करे या ना करे। तो डिस्क्रिशनरी पावर है हाई कोर्ट्स की, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट्स का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, हाई कोर्ट्स का डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट्स, ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट्स का मन करे तो चाहे तो प्रोटेक्ट करे या ना करे, लेकिन हाई कोर्ट्स ऐसा कर सकता है। अगर हाई कोर्ट्स का इच्छा हो तो प्रोटेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये लिखा है कि रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 इज अ डिस्क्रिशनरी पावर, है ना, कि उनके मन के मुताबिक, मन के ऊपर निर्भर करता है। एंड हेंस में रिफ्यूज़, आपका हाई कोर्ट्स रिफ्यूज़ कर सकता है जो रिट्स इशू करने के लिए, ठीक है। तो ये बात है। एक पॉइंट यह लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, जैसे बताया आपको कि ग्रांटर एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, कि गारंटी देता है कि अगर आपका वायलेट होगा फंडामेंटल राइट तो मैं हूँ खड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी आपके सर के ऊपर किसी का हाथ है, और वो किसी का हाथ क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट का हाथ है ना। जैसे कि अगर आपके ससुराई हिलंग जानू चालू कर रहा है का, एक सेकेंड प्लीज़, चला गया। कि जैसे आपके हाथ पे किसी का सर होता है तो आप बड़ी आराम से चैन से सोते हैं, है ना। तो वही बात है, जब आपका जब भी फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो आपके सर पे हाथ है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। वो गारंटी देता है कि मैं डिफेंड करूँगा ही करूँगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है। अगर सरकार अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट सरकार को फटकार लगाएगी, भाई ये नहीं कर सकते हो तुम, ठीक है। चलिए, तो हम समझ गए कि रिट्स का मतलब क्या होता है, रिट्स कितने प्रकार का होता है, इसको हम लोग लेटर डिस्कस करते हैं थोड़ा देर बाद, ठीक है। बाकी सुप्रीम कोर्ट्स किस तरीके से रिट्स इशू करता है, हाई कोर्ट्स किस तरीके से करता है, क्या सुप्रीम कोर्ट्स का टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस कितना है, हाई कोर्ट्स का टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस क्या है, पार्लियामेंट कानून बना सकता है कि नहीं किसी को भी रिट्स इशू करने के लिए, ये भी समझ गए। दूसरा कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तो है ही है, हाई कोर्ट्स है, तो क्या डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट्स के पास या हाई कोर्ट्स के पास। तो ये भी हम लोग समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट्स के पास ऑब्लिगेशन है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। और ये भी समझे कि हाई कोर्ट्स के पास क्या है, उनके पास डिस्क्रिशन की, उनके मन के ऊपर है, मन मर्जी है कि अगर चाहे तो प्रोटेक्ट करे, ना चाहे तो ना करे, ठीक है। फिर आगे हम लोग समझते हैं कि कितने प्रकार का रिट्स होता है।